तो स्वागत है आपका मार्क एकेडमी पर विद्यार्थियों। आज हम अपनी इस क्लास में मैथ्स क्लास 7th चैप्टर 6 ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी के सभी कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइजेज वन शॉट में आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस क्लास रिकॉर्डिंग में क्या क्या है ये आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, टाइमलाइन का इस्तेमाल करके इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं अपने कॉन्सेप्ट की। जैसा कि चैप्टर का नाम ही है ट्राइंगल, अब ट्राइंगल में क्या क्या होता है वो समझने का प्रयास करते हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट है। सबसे पहले ट्राइंगल और इसके एलिमेंट्स, यानी ट्राइंगल में तीन चीजें होती हैं, वर्टेक्स, साइड और एंगल। एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। ये है बच्चों, ये एक ट्राइंगल है जिसका हम कोई भी एक नाम दे सकते हैं। मान लीजिए ट्राइंगल का नाम हम एबीसी देते हैं। ये ट्राइंगल एबीसी है। अब इस ट्राइंगल में जो वर्टेक्स है वो ए है, बी है और सी है। वर्टेक्स बोलते हैं हम इनको, ये जो जहां पे कॉर्नर से है इन्हें हम वर्टेक्स कहते हैं। तो इसमें वर्टेक्स है ए, बी और सी। फिर साइड किसे कहते हैं? साइड आपकी ए बी एक साइड है, जिसके साइड्स हैं एक ए बी। कई बार ए बी को हम बी ए भी कह दें तो एक ही बात है, ए बी या बी ए एक ही सेम साइड की बात हो रही है। तो कहीं ए बी लिखा हो कहीं बी ए लिखा हो, साइड वही है एक। दूसरी साइड बी सी या सी बी, बी सी या फिर सी बी। तीसरी साइड ए सी या सी ए, ए सी। ये ऑब्लिक मतलब दोनों में से कोई एक नाम हो सकता है। तो ये तीन साइड हो गई, यानी एक ट्राइंगल में तीन वर्टेक्स होते हैं, तीन साइड होती है और तीन एंगल होते हैं। तीन एंगल कौन से होते हैं? देखो, ये है एक एंगल जिसे हम एंगल ए कहेंगे, ये दूसरे वर्टेक्स पे एंगल बी और एंगल सी। लेकिन एक बात ध्यान रखो, एंगल का नाम या तो एक लेटर में लिखते हैं, कैपिटल लेटर में, या फिर तीन लेटर का इस्तेमाल करते हैं। मैं बताता हूं। अब जैसे एंगल ए को लिखना हो तो एंगल ए ऐसे लिख सकते हो, इसे एंगल ए रीड करते हैं। या इस ए को आप बी ए सी भी कह सकते हो, एंगल बी ए सी, एक ही बात है, वो एंगल ए की ही बात हो रही है, बस ऐसे तीन लेटर में बोल रहे हैं। या फिर सी ए बी भी कह सकते हो, सी ए बी, ये एंगल ए की बात हो रही है। देखो वर्टेक्स बीच में रहता है हमेशा, जिस पॉइंट पे एंगल बनता है वो पॉइंट बीच में रहना चाहिए। तो कंफ्यूज नहीं होना यार, बी सी कौन सा एंगल होगा, सी ए बी कौन सा एंगल होगा, सब एक ही एंगल है, वो एंगल ए ही है। अब इस एंगल को भी ऐसे ही तीन तरह से लिख सकते हैं, एंगल बी या फिर ए बी सी या फिर सी बी ए, ए बी सी या फिर सी बी ए। इस तरह से इस एंगल सी को या तो बी सी ए या ए सी बी, बी सी ए या फिर ए सी बी। तो ये सी वाला वर्टेक्स बीच में आना चाहिए अगर एंगल सी की बात हो रही है। तो किसी भी ट्राइंगल में तीन वर्टेक्स, तीन साइड और तीन एंगल होते हैं। ये पहला कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है मीडियन क्या होता है ट्राइंगल का। किसी ट्राइंगल का मीडियन क्या होता है वो समझते हैं। देखो बेटा, पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, मीडियन के बारे में बताते हैं। मान लो कि ये जो ट्राइंगल है इसका नाम एबीसी है। किसी एक साइड को, जैसे मान लो बीसी साइड है, तो इसका मिड पॉइंट अगर हमें यहां मिल जाए और मिड पॉइंट को अपोजिट वाले वर्टेक्स से ज्वाइन कर दें, मिड पॉइंट को मान लो आपने नाम दे दिया डी, बीसी का मिड पॉइंट डी है, बीच वाला मिड पॉइंट बिल्कुल बीच में जो है। तो डी को जब ए से ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन आएगी ना, इस लाइन को मीडियन कहते हैं। इस लाइन को एडी को मीडियन कहते हैं। ऐसे ही इस ट्राइंगल में तीन मीडियन हो सकते हैं। ए बी के मिड पॉइंट से ज्वाइन करोगे दूसरा मीडियन मिल जाएगा, और ए सी के मिड पॉइंट से बी को ज्वाइन करोगे तो तीसरा मीडियन मिल जाएगा। तो मीडियन क्या होता है ये देख लो यहां पर, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड। अपोजिट का मतलब सामने वाले साइड। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, एक मिनट, ये है।
तो ये इस वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट ज्वाइन कर दिया तो ये एक मीडियन मिल गया। अब इस वर्टेक्स को इसके मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दें तो ये दूसरा मीडियन हो गया, और AC के मिड पॉइंट को अगर इस वाले वर्टेक्स से ज्वाइन कर दें तो तीसरा मीडियन हो गया। तो ये डिफाइन में वही लिखा हुआ है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। और ट्राइंगल में 3 मीडियन होते हैं और ये तीनों मीडियन ना एक ही पॉइंट से गुजरते हैं। उस पॉइंट को सेंट्रॉइड कहते हैं, जहां से तीनों मीडियन पास होते हैं। ये जैसे ये पॉइंट है उसको सेंट्रॉइड कहते हैं। वैसे आपकी बुक में डिस्कस नहीं किया हुआ है सेंट्रॉइड का, बस मीडियन का ही डिस्कशन है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं गई ये चीजें। तो मीडियन क्या है ये क्लियर है, किसी वर्टेक्स के अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को मीडियन कहते हैं। ट्राइंगल में वर्टेक्स तो 3 होते ही हैं, तो एक वर्टेक्स मान लो ए लिया तो ए के अपोजिट में वो साइड आ गई BC, तो BC के मिड पॉइंट से वर्टेक्स को मिलाएगी जो लाइन वो मीडियन कहलाएगी। ऐसे ही AB के मिड पॉइंट से C को जो मिलाएगा वो मीडियन होगा। ऐसे ही AC के मिड पॉइंट से जो B को मिलाएगा लाइन सेगमेंट वो मीडियन होगा। तो इस तरह से एक ट्राइंगल में 3 मीडियन होते हैं। तो ये तो था मीडियन का कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम आपके इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट का धुआं उड़ा देंगे, छल्ली छल्ली कर देंगे, कॉन्सेप्ट का बखिया उधेड़ देंगे। बस ध्यान से समझना है आपको। अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है? अल्टीट्यूड को नॉर्मल लैंग्वेज में हाइट भी कहते हैं। किसी ट्राइंगल की हाइट क्या होती है? तो मैं 2-3 ट्राइंगल ड्रॉ करके आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे एक ट्राइंगल ये लेते हैं, एक ट्राइंगल ये हो गया। अब एक और ड्रॉ करते हैं अलग तरह का, ये भी हो गया। एक इसी में ही कर सकते हैं। चलिए, जिसे ट्राइंगल है तो अल्टीट्यूड क्या होता है? ट्राइंगल की हाइट को कहते हैं। कोई भी एक वर्टेक्स लेकर, मान लो ये ट्राइंगल है और मैं इस ट्राइंगल का नाम ABC देता हूं, तो A वाले वर्टेक्स से अगर मैं इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, 90 डिग्री की लाइन जो होती है उसे परपेंडिकुलर कहते हैं, तो इसी को अल्टीट्यूड कहते हैं। ये हाइट भी कहलाती है इस ट्राइंगल की और अल्टीट्यूड भी कहलाती है। हाइट और अल्टीट्यूड का मतलब एक ही है। हाँ, एक ऐसा ट्राइंगल भी हो सकता है, कई बार ना ये अल्टीट्यूड बाहर आ जाता है फिगर के, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मैं बनाता हूं एक ऐसा ट्राइंगल पहले मैं, और इस वाले ट्राइंगल की हाइट पता क्या होगी? यही वाली होगी, क्योंकि 90 डिग्री पहले से खींचा हुआ है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो इसकी हाइट ABC, ये जो ट्राइंगल है ना ABC, इसमें जो हाइट है बच्चों ये दिस वन है, AB है, ठीक है। और एक दूसरा ट्राइंगल लेता हूं जो ऑब्ट्यूज टाइप का हो। ऑब्ट्यूज टाइप का जैसे मतलब आप ये देखो, ऐसे एक ट्राइंगल खींच दिया, ऐसे। अब इस ट्राइंगल की हाइट क्या होगी? अगर हम इस बेस को देखें, इस वाले बेस को, तो पता है इसकी हाइट बाहर आएगी निकल के। इसको मुझे ऐसे बढ़ाना पड़ेगा और यहां से एक ऐसे लाइट हाइट खींचनी पड़ेगी, तो हाइट बाहर भी हो सकती है। अल्टीट्यूड ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है, क्योंकि हाइट हमेशा एक सीधी लाइन होती है, तिरछी नहीं होती। स्टैंडिंग लाइन 90 डिग्री पे जो स्टैंड करती हो उसे हाइट कहते हैं। तो देखो ये जो ट्राइंगल था ना थोड़ा सा ऑब्ट्यूज टाइप का था, तो अगर मैं इस वाले वर्टेक्स से हाइट ड्रॉ कर रहा था तो ये बाहर आ गई हाइट। लेकिन हाइट भी 3 हो सकती है ट्राइंगल में, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से वर्टेक्स से ड्रॉ कर रहे हो उस हाइट को। क्योंकि अगर मैं इस वर्टेक्स का इस्तेमाल करता तो हाइट इसकी ये हो जाती, और अगर मैं इस वर्टेक्स का इस्तेमाल करता और हाइट इसको आगे बढ़ाना पड़ता है यहां पर इसको, और ये हाइट हो जाती। हाइट बदल जाती है वर्टेक्स के हिसाब से, मतलब वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे हाइट डालनी है, लेकिन कई बार वो हाइट साइड को आगे बढ़ाने के बाद दिखती है, जैसे इस केस में। ये बाकी चीजें क्लीन कर दो यहां से, ज्यादा गहराई में कंफ्यूज होने के लिए मत जाओ। बस ये समझो
कि हाइट जो है वो ट्राइंगल में बाहर भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि ट्राइंगल के अंदर ही ड्रॉ हो। जैसे इसमें तो अंदर ही ड्रॉ हुआ है, ये भी समझो अंदर ही है, ये भी हाइट है, ये भी हाइट को अल्टीट्यूड कहते हैं। अच्छा, हाइट का इस्तेमाल पता है किस में काम आता है? एरिया निकालने में, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो आपके पास में कोई प्लॉट है ट्राइंगल की शेप में है, तो उसका एरिया निकालना होगा, तो आपको उसकी एक बेस चाहिए होगा, एक बेस की लंबाई, जैसे ये वाला बेस है यहां से यहां तक, और ये हाइट, उसे अल्टीट्यूड भी कह देते हैं और हाइट भी कह देते हैं। The define the perpendicular line segment from a vertex to of a triangle to its opposite side is called an altitude of the triangle. किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे जो परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं उसी को अल्टीट्यूड कहते हैं, उसी को हाइट कहते हैं। और हाइट भी 3 हो सकती है क्योंकि 3 वर्टेक्स होते हैं। अब इस वाले वर्टेक्स से बी वाले से, या इसमें देखो, ए से आपने हाइट ये डाला है, बी से हाइट ये हो सकती है, और सी से हाइट ये हो सकती है। 3-3 हाइट हो जाएंगे, यानी 3-3 अल्टीट्यूड हो जाएंगे। जरूरत आपको एरिया निकालने के लिए एक बेस और एक अल्टीट्यूड की, एक हाइट की पड़ती है। तो अल्टीट्यूड क्लियर है? किसी ट्राइंगल के किसी एक वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड पे जो लाइन ड्रॉ करते हैं एकदम परपेंडिकुलर, उसी को हाइट कहते हैं, उसी को अल्टीट्यूड कहते हैं। अल्टीट्यूड भी 3 हो सकते हैं। उसके बाद अगला प्रॉपर्टी जो आपके सिलेबस में है वो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ये प्रॉपर्टी आपके एक्सरसाइज में इस्तेमाल होगी। देखो, मान लीजिए एक ट्राइंगल लेते हैं, अब ट्राइंगल का नाम हमने दिया एबीसी। ट्राइंगल का नेम दिया एबीसी। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पता क्या कहती है कि ट्राइंगल की किसी एक साइड को आगे बढ़ाओ, किसी एक साइड को, मान लो मैंने बीसी को आगे बढ़ाया ऐसे, तो ये बाहर एक एंगल बन गया, इसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर का मतलब ही बाहर। एक्सटीरियर इमल्सन आता, पेंट वगैरह आते हैं ना, कुछ पेंट होते हैं जो रूम के अंदर करने वाले होते हैं और बाहर की दीवारों के लिए अलग आता है, उसे कहते हैं एक्सटीरियर। तो बाहर, तो ट्राइंगल के बाहर ये जो एंगल बन रहा है इसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी क्या है इस बारे में? प्रॉपर्टी ये है, ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है इसकी वैल्यू इंटीरियर के दोनों अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होती है। मतलब ये है, अगर ये एंगल मान लीजिए 60 का है और ये 50 का है, तो ये 110 का होगा, क्योंकि इन दोनों का सम 110 है। इसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये ऑलवेज ट्रू रहेगा। साइड को किधर भी बढ़ा लो, इसको इधर बढ़ा लेते या उधर, उसको बढ़ा लेते या इसको नीचे तरफ बढ़ा लेते, बस ये ध्यान देना कि जो एक्सटीरियर एंगल है ना, उसके अंदर वाला इंटीरियर नहीं, उसके सामने वाला इंटीरियर। ये तो उसके एडजेसेंट में ही हो गया। अब एडजेसेंट तो हमने आपको लाइन एंगल्स में समझा दिया, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। हम एडजेसेंट एंगल की बात नहीं कर रहे हैं इंटीरियर में, हम अपोजिट एंगल की बात कर रहे हैं। इंटीरियर के अपोजिट एंगल, अपोजिट का मतलब होता है सामने वाले एंगल। कई बार बच्चे सोचते हैं अपोजिट का मतलब उल्टा। अबे उल्टे वाले एंगल कौन से होंगे? ना ना, उल्टा ना, अपोजिट मतलब सामने वाले। अब अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो इंटीरियर में घुसोगे और सामने देखोगे तो ये दोनों एंगल है, तो इन दोनों एंगल का सम इसके इक्वल होता है, इसी को कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। चलिए इसको यहाँ पे, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज फाउंड व्हेन ए साइड ऑफ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, ईच वर्टेक्स यू हैव टू वेज ऑफ फॉर्मिंग एक्सट्रेंगल। दो तरह से, इसको इधर बढ़ा सकते थे या उधर बढ़ा सकते थे, किधर भी एक साइड बढ़ा सकते थे। तो जो एक्सटीरियर एंगल आएगा वो इंटीरियर के अपोजिट एंगल के सम के इक्वल ही आएगा। और यहाँ पे वही बात लिखी हुई है, एक्सट्रेंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है, measure of any exterior angle of a triangle is equal to the sum of the measure of its interior opposite angle। वही जो मैंने आपको बताया कि जो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होती है वो इंटीरियर के अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होती है। याद रहेगा कॉन्सेप्ट, ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। कॉन्सेप्ट समझ लिया तो चैप्टर हो जाएगा चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, इतना आसान हो जाएगा।
देखो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये बहुत इजी है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल का मतलब है भैया एक ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, ये सब जानते हैं, ये तो बच्चा बच्चा जानता है ना। ये तो बहुत इजी प्रॉपर्टी है, ये भी आपके सिलेबस में ही है। ए बी सी, तो जो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल है वो ये कहती है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का वैल्यू होता है 180 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इसी को कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, द टोटल मेजर ऑफ द थ्री एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। उसके बाद इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल, दो अलग, वैसे तो तीन ट्राइंगल आप जानते हैं, तीनों की बात कर लेते हैं, भले ही दो बात हो रही है। इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलिन, तीन तरह के ट्राइंगल आपने पढ़ रखे हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, उसे इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। तीनों साइड इक्वल होती है और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, 60 60 60, उसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल उसे कहते हैं जिसमें दो साइड इक्वल होती है। तो हमने ये वाला कॉन्सेप्ट ना जब सिंपल इक्वेशन चैप्टर कर रहे थे ना, वहां भी काम आया था। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल था, उसके बेस एंगल इक्वल इक्वल थे, ऐसा करके था। तो ये दोनों साइड इक्वल होती हैं और इसकी वजह से ये दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं। अब चाहे दोनों एंगल 70 70 के हो जाए या 55 55 के हो जाए, और ये वर्टेक्स एंगल होता है, ये अलग होता है, इसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें दो साइड इक्वल होते हैं और उसके दोनों बेस एंगल भी इक्वल होते हैं, है ना। इसमें मतलब आप अगर मान लो ट्राइंगल का नाम एबीसी कहते हो, तो इसमें ए बी और बी सी साइड और ए सी साइड, तीनों साइड इक्वल होती है और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी और 60 डिग्री ईच, सारे 60 के होते हैं। लेकिन इसमें जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, इसमें दो साइड, मान लो अगर इसका नाम ए बी सी कहते हो आप, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी होता है और एंगल बी इक्वल होता है एंगल सी के। यह है आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें दो साइड इक्वल होती हैं और उन दोनों साइड के साथ जो बेस एंगल बनते हैं वो भी इक्वल होते हैं, उसे आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। तीसरा होता है स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन में आपको पता है कि तीनों अलग अलग मेजर की होती है साइड, मान लो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये स्केलिन ट्राइंगल है। तो इसमें तीनों साइड अलग अलग होती हैं, तीनों एंगल भी अलग अलग मेजर के होते हैं। तो एक इक्वल ट्राइंगल वही है जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं और सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं, ईच एंगल। उसके बाद आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसमें दो साइड कम से कम इक्वल लेंथ की होती हैं और जो बेस एंगल होते हैं वो भी इक्वल मेजर के होते हैं। बता दिया मैंने ये सारी बातें आपको। इसके बाद सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है आपके इस चैप्टर में, यानी पूरे चैप्टर की प्रॉपर्टी लगभग इसके बस सेकंड लास्ट, इसके बाद एक प्रॉपर्टी और है, दो ही प्रॉपर्टी बचती है, ये और इसके बाद पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल, मतलब बच्चों इसमें प्रॉपर्टी ये कहती है कोई भी ट्राइंगल हो, कैसा भी हो, आइसोसेलेस हो, स्केलिन हो, कोई भी ट्राइंगल हो, बट ट्राइंगल होना चाहिए, तो उसमें दो साइड का लेंथ हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है। दो साइड का लेंथ का सम, मतलब अगर मान लीजिए ट्राइंगल ए बी सी है तो इसकी तीन साइड है, तो इसमें प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी भी ट्राइंगल में एनी टू साइड की लेंथ का सम ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये है प्रॉपर्टी। एक और ऐसी में ऐड हो जाती है एक लाइन और जो थर्ड साइड होती है उसकी वैल्यू, मतलब जैसे इसमें आपका मैंने अभी बोला कि सम ऑफ एनी टू साइड, यानी कि मान लो ए बी प्लस बी सी, ए बी और बी सी का सम किससे बड़ा होगा? ए सी से बड़ा होगा। लेकिन एक और बात है, ए सी का जो वैल्यू होगा इन दोनों के डिफरेंस से बड़ा होगा। ए सी का वैल्यू मतलब जो थर्ड साइड आती है दो साइड के सम से छोटी होती है और दोनों साइड के डिफरेंस से बड़ी होती है। किसी ट्राइंगल की जो थर्ड साइड होगी, कोई भी दो थर्ड साइड हो सकती है, तो एनी टू साइड के सम से छोटी होती है
और उनके डिफरेंस से बड़ी होती है। अभी कॉन्सेप्ट में क्लियर करते हैं इस चीज को और अच्छे से। यहां पे लिखा हुआ है एक एक करके देखो, द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। ये है पहली प्रॉपर्टी कि किसी ट्राइंगल में एनी टू साइड के लेंथ का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होता है, बड़ा होता है। और दूसरी प्रॉपर्टी, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ एनी टू साइड इज स्मॉलर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। ये दूसरी प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई कि अगर दो साइड का लेंथ का डिफरेंस निकालोगे तो वो थर्ड साइड से स्मॉलर होगा, सम निकालोगे तो थर्ड साइड से बड़ा होगा, उनका डिफरेंस निकालोगे तो थर्ड साइड से छोटा होगा। ये है। अच्छा, इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लो एक ट्राइंगल है, उसकी दो साइड दे रखी हैं 2 और 3। अब आपको बताना है कि जो इसकी थर्ड साइड होगी वो उसका रेंज क्या हो सकती है। तो मैं बताता हूं आपको थर्ड साइड क्या हो सकती है। थर्ड साइड इसकी जो होगी ट्राइंगल की, इनके डिफरेंस से यानी 3 - 2 के डिफरेंस से बड़ी और 3 + 2 के सम से छोटी, यानी 1 से बड़ी थर्ड साइड और 5 से छोटी। यानी तो थर्ड साइड आएगी वो 1 से तो बड़ी होगी क्योंकि उनके डिफरेंस से हमेशा थर्ड साइड बड़ी होगी, लेकिन उनके सम से छोटी होगी, यानी 5 से छोटी होगी। अगर किसी ट्राइंगल के दो साइड दी है ना, तो उसकी थर्ड साइड के बारे में आप ये बता सकते हो कि थर्ड साइड का जो, जब मान लो दो साइड 2 और 3 है, तो तीसरी साइड 1 नहीं हो सकती, 1 से बड़ी ही होनी चाहिए। और 5 नहीं हो सकती, 5 से छोटी होनी चाहिए। 5 से बड़ी भी नहीं हो सकती, 6, 7, 8 भी नहीं हो सकती। 5 से छोटी और 1 से बड़ी। समझ गए प्रॉपर्टी। अब इसके बाद इस चैप्टर की लास्ट प्रॉपर्टी, और ये लाइफ टाइम काम आती है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी। बच्चों, एक मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस। उन्होंने और उनके बहुत सारे साथियों ने और चेले चपाटों ने बहुत सारी ज्योमेट्री का विकास किया। और पाइथागोरस के गुरु थे थेल्स, थेल्स, और उनके शिष्य थे पाइथागोरस। तो उन्हीं के नाम पर ये प्रॉपर्टी है। उन्होंने बताया, पाइथागोरस ने एक बताया था राइट ट्राइंगल के बारे में। राइट ट्राइंगल तो पता ही है ना, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, इसे राइट ट्राइंगल कहते हैं। तो इसी ट्राइंगल के बारे में पाइथागोरस ने आपको एक प्रॉपर्टी बताई है, जिसे हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी या पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो इसमें ये जो बी है 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है, उसका नाम होता है हाइपोटेन्यूज। उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और बाकी दोनों साइड को, एक को हम बेस कह देते हैं, एक को परपेंडिकुलर या फिर हाइट कह देते हैं। देखो, परपेंडिकुलर हाइट तो एक्सचेंज हो सकती है, कभी ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, कभी वो बेस बन जाएगा, लेकिन ये जो हाइपोटेन्यूज होता है ये फिक्स होता है। तो प्रॉपर्टी क्या है, ये तो मैंने आपको बताया। एक राइट ट्राइंगल की 3 बातें हैं। किसी राइट ट्राइंगल का मतलब होता है कि उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। 90 डिग्री के सामने वाली, ये है ना, इसके सामने वाली ये जो साइड होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है, और सबसे बड़ी साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। बाकी दोनों साइड को, एक को बेस एक को परपेंडिकुलर कह सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो सबसे बड़ी साइड होगी उसका जो स्क्वायर होगा, यानी मान लो इसमें AC का स्क्वायर, वो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा AC का स्क्वायर। यही है पाइथागोरस थ्योरम। अब रट्टा मत मारना है AC अगर नाम बदल दें तो जो भी बदले नाम उसके हिसाब देखना, सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर होना चाहिए, बाकी दोनों छोटी वाली साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल। ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी है जो आपके इस चैप्टर की लास्ट प्रॉपर्टी है। ये लिखा हुआ है, इन राइट एंगल ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू राइट एंगल। राइट एंगल ये है, इसके अपोजिट की साइड इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं।
बाकी दो साइड को इसके लेग्स भी कह देते हैं और बेस और परपेंडिकुलर भी कह देते हैं। अब प्रॉपर्टी क्या है वो समझो। ये रहा, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, देखो ये लिखा हुआ, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स लेग्स। वो लेग जो है ना, उस एक को बेस एक को परपेंडिकुलर कहते हैं, तो उसके लेग के स्क्वायर के सम के इक्वल होती है। हाँ, लेग भी कह देते हैं, ट्राइंगल के दो लेग हो जाते हैं, वो एक बेस एक परपेंडिकुलर है। अगर ट्राइंगल राइट एंगल नहीं है तो फिर ये प्रॉपर्टी नहीं लागू होगी। ये प्रॉपर्टी जो पाइथागोरस प्रॉपर्टी है ये केवल राइट एंगल्ड ट्राइंगल पर ही अप्लाई होती है। ऐसा नहीं कि स्केलिन ट्राइंगल भी आ रहा है या कोई और ट्राइंगल आ रहा है जो राइट एंगल नहीं है, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल है, वहां लगेगी ना। ये केवल राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं और उसी का स्क्वायर जो होता है बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। एक बार फिगर से देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। मान लो ये जो साइड है इसकी लेंथ 3 है, इसकी 4 है, तो पता है इसकी लेंथ 5 होगी। चेक करा देता हूं कैसे, मैं चेक करवाता हूं बच्चों। ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें मैंने कहा ये 3 है, 4 है और ये 5 होती है और ये पक्का होती है। कैसे चेक कराता हूं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और अलग से 5 का स्क्वायर अलग निकाल लो। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25 और 5 का स्क्वायर भी 25 ही होता है। इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये पाइथागोरस थ्योरम में ऐसे ही होता है कि जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है, उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अच्छे से और समझ में आएगा जब हम इसे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से अपने जो है सभी कॉन्सेप्ट कंप्लीट होते हैं इस चैप्टर के। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। देखो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है आपकी क्लासेस में। एक्सरसाइज में तो क्वेश्चंस कम है लेकिन आपके एग्जाम में बहुत घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे वो बस। इसलिए हमें कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के बाद एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करना है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है यहाँ पे बच्चों, पी क्यू आर, डी इज मिड पॉइंट, डी मिड पॉइंट है, ठीक है, मान लिया मिड पॉइंट है डी ऑफ क्यू आर। क्यू आर का मिड पॉइंट है, वैसे देखने में कम लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं, डोंट माइंड इट। तो पीएम और पीएम, पीएम यहाँ पे 90 डिग्री, पीएम एल्टीट्यूड है। जो लाइन 90 डिग्री पे स्टैंड करती है सिंबल 90 डिग्री का होता है बच्चों, तो पीएम को हम अल्टीट्यूड कहेंगे। और पीडी यानी मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन करने वाली लाइन होती है उसको मीडियन कहते हैं। स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको, किसी साइड के मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स को अगर ज्वाइन करते हैं तो हमें मीडियन मिलता है। और किसी वर्टेक्स से अगर 90 डिग्री की लाइन खींच देते हैं बेस पर तो उससे अल्टीट्यूड मिलता है। तो यहां पर पीएम इज अल्टीट्यूड और पीडी इज मीडियन। क्या क्यूएम और एमआर इक्वल हैं? क्यूएम और एमआर नो, नहीं है इक्वल, क्योंकि मिड पॉइंट तो डी को बोला है, तो क्यूडी और डी आर इक्वल होने चाहिए। वो अलग बात है, ये फिगर प्रॉपर ड्रॉ नहीं हुआ है। इस फिगर को अगर प्रॉपरली ड्रॉ करें कुछ इस तरह से कर देते हैं, मिड पॉइंट डी है, ये रहा, ये डी है और एक इधर से अल्टीट्यूड डाल दिया और एम, क्यू आर और पी। अब देखो इसमें ना बोला हुआ है क्वेश्चन में कि डी मिड पॉइंट है, तो इसका क्यू डी और डी आर बराबर होंगे ना, क्यू डी और डी आर बराबर होंगे और ये पी डी जो होगा वो मीडियन बन जाएगा और जो 90 डिग्री की लाइन होती है वो अल्टीट्यूड होती है, तो ये पी एम अल्टीट्यूड है। तो बस इतने से पहचान करनी थी कि मीडियन क्या है, इसमें अल्टीट्यूड क्या है, ठीक है। इसी का एक फिगर लेकिन हमें रफ स्केच ड्रॉ करना है। ड्रॉ रफ स्केच ऑफ द फॉलोइंग। एक ट्राइंगल एबीसी बनाना है, उसमें मीडियन खींचना है। तो मैं समझाने के लिए आपको कर रहा हूं, वैसे कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं आपको। देखो जैसे अगर हमें मीडियन खींचना है, ट्राइंगल नाम एबीसी दिया
और मीडियन बीई, यानी तो बी वाले वर्टेक्स है यहां, पहले हमें एसी का एक मिड पॉइंट ढूंढना पड़ेगा और उसको ऐसे मिलाना होगा, ये हो गया मीडियन। यहां पे बीई मीडियन है, इसको आप ऐसे रोटेट भी कर सकते हो, ऐसे ए बी सी। अब आपको यहां बोला ना बीई मीडियन है, तो ए सी का मिड पॉइंट ढूंढना होगा ई, और बी को ई से मिला दिया तो ये बन गया मीडियन। तो ये इसका रफ स्केच हो गया। इसमें बस इतनी सी बात है, किसी साइड के मिड पॉइंट को अगर सामने वाले वर्टेक्स से मिला दें तो मीडियन मिल जाता है, ठीक है। वैसे ये जो मीडियन होता है इस ट्राइंगल को तो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, लेकिन इसका आपकी क्लास में यूज नहीं है, इसलिए हम ज्यादा डिस्कस कर नहीं रहे इसको। अब दूसरा क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू एंड पी आर अल्टीट्यूड ट्राइंगल, मतलब एक ऐसा ट्राइंगल बनाना है जिसमें दो अल्टीट्यूड हो, पी क्यू और पी आर। इसका मतलब हमें बनाना है राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि उसमें ये दो अल्टीट्यूड होते हैं, वो दो लेग को बोलते हैं, एक को बेस एक को हाइट, जिसे मैं कह रहा था। ड्रॉ करते हैं, देखो बेटा, अगर मैं ऐसा अभी ऐसे देखूं, ये ट्राइंगल का नाम ए बी सी है, तो मेरे लिए ये वाला हाइट है और ये वाला बेस है। लेकिन अगर इसको रोटेट कर दूं, इस ट्राइंगल को हम रोटेट कर दें ऐसे, अब अगर हम रोटेट कर देते हैं तो अब ये बेस बन गया और ये हाइट बन गई। तो इसलिए इसमें वही मैं बोल रहा था कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना, उसके बाकी दोनों लेग को हम किसी एक को बेस और किसी एक को हाइट मान सकते हैं, वो देखने पर डिपेंड करता है। अब देखो सामने से, तो ये हाइट मानी जाएगी ट्राइंगल की, यानी अल्टीट्यूड ये हो गया और बेस ये हो गया। और अगर मैं इसे रोटेट कर दूं तो अब देखोगे तो ये हाइट और ये बेस है ना। तो किसी राइट एंगल ट्राइंगल का केवल हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है, सबसे बड़ी साइड, उसका दोनों बाकी दो लेग बचते हैं, एक बेस बन जाता है एक हाइट बन जाता है। वो पॉइंट ऑफ व्यू ये देखने पर डिपेंड करता है। तो इस क्वेश्चन में हमें ड्रॉ करना है जिसमें इसके दो अल्टीट्यूड हो, एक पी आर और एक पी क्यू, यानी पी कॉमन ले लो, पी आर और पी क्यू, और ये 90 डिग्री एंगल बन गया। ये भी अल्टीट्यूड है, ये भी अल्टीट्यूड है, दोनों अल्टीट्यूड है, देखने पर डिपेंड। सामने से देखोगे तो ये बेस और ये हाइट, उधर से देखो तो ये बेस और ये हाइट है। तो बोला है ना इन ट्राइंगल पी क्यू एंड पी आर अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, जी हाँ बिल्कुल हो गया। तीसरा, एक्स वाई जेड एक ट्राइंगल बनाना है जिसमें वाई एल एक अल्टीट्यूड हो लेकिन बाहर हो। मैंने एग्जांपल में दिया था एक अल्टीट्यूड बाहर का। देखो पहले मैं ट्राइंगल बनाता हूं एक्स वाई जेड, लेकिन एक्स वाई जेड ट्राइंगल में अगर बाहर अल्टीट्यूड जाना है तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है, उसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहते हैं। देखो ऐसे, ऐसा ट्राइंगल, इसमें जब मैं इसे वाई मान लूंगा, एक्स वाई जेड, ये ट्राइंगल का नाम हो गया। अब मुझे अल्टीट्यूड वाई से ड्रॉ करना है, तो अल्टीट्यूड अंदर तो घुसेगा नहीं, क्योंकि अल्टीट्यूड तिरछा तो होता नहीं है, अल्टीट्यूड सीधी लाइन होती है। तो क्या करना है, अगर ये सीधी लाइन अल्टीट्यूड ड्रॉ करनी है आपको, ये अल्टीट्यूड ड्रॉ करना है आपको ऐसे, तो इस साइड को आगे ऐसे बढ़ाना पड़ेगा, ये बन गया अल्टीट्यूड जो कि बाहर आ रहा है वाई एल। तो ये मैं कॉन्सेप्ट में भी मैंने आपको बताया था कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी ट्राइंगल का अल्टीट्यूड ट्राइंगल से बाहर निकल जाता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि बाहर कैसे लगेगा। वो डिपेंड करता है ना कि वो आपने वर्टेक्स ऐसा लिया है कि उसका हाइट सीधा पड़ रहा है, तो इस वाले साइड को आगे बढ़ा देंगे और वहां से उसकी हाइट दिख जाएगी कितनी हाइट है। तो ये इसका एग्जांपल हो गया, वाई एल इज अल्टीट्यूड, और ये जो ट्राइंगल एक्स वाई जेड है उसका वाई एल अल्टीट्यूड है। अब वेरीफाई बाय ड्राइंग अ डायग्राम इफ द मीडियन एंड अल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल कैन बी सेम। यहाँ पे डायग्राम से, ये आपको अपने घर पर कंपास स्केल वगैरह से करना है, मैं आपको यहाँ स्टेप्स क्लियर कर दूंगा कैसे करना है, क्योंकि डायग्राम ड्रॉ करके वेरीफाई करना है कि किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में मीडियन और अल्टीट्यूड सेम हो सकते हैं। अब पहले मैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करूं, आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल होती है। अब देखो, आप एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बड़ा सा हल्का सा बड़ा सा ड्रॉ कर लेना।
अब इसमें सबसे पहले आपको मीडियन खींचना है। मीडियन क्या होता है, जैसे मान लो ये आपने ट्राइंगल ड्रॉ किया, इसका नाम आपने दिया एबीसी, तो बीसी का मिड पॉइंट ढूंढोगे, है ना। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं मैं समझा रहा हूं, मैं इसकी कॉपी निकाल लूं पहले, नहीं तो फिर बाद में जरूरत पड़ेगी ना एक और की समझाने के लिए। अब देखो, पहले मैं आपको सिखा रहा हूं कि मीडियन कैसे कंपास के जरिए आपको ड्रॉ करना है। स्टेप भूल जाओ तो दोबारा रिवाइंड करके देखना। देखो कैसे, मुझे चाहिए बीसी का मिड पॉइंट। कुछ बच्चे पता क्या दिमाग लगाएंगे, वो चल ढूंढते हैं, पहले नाप ले, वो ये हो सकता है, अरे नहीं यार इधर लग रहा है, अब नहीं इधर लग रहा है, वो इसी में लड़ते रहेंगे। तो इसका सही तरीका, सटीक तरीका है कि आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचिए, जो क्लास सीख रखा है, किसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना। उसके लिए आपको इस किनारे से कंपास रखकर, और जितनी भी लेंथ है उसके हाफ से ज्यादा, मान लो ये 8 सेंटीमीटर है तो आप 5 भी ले सकते हो, और बी से एक आर्क लगाना है इधर ऊपर, और सी से एक आर्क लगाना है, जहां पर ये मिलते हैं इन आर्क को मिला देना है ना। ये मिला के, मैंने ये जबरदस्ती नहीं करना है, मतलब आपको रियल में मिलाना है, जबरदस्ती नहीं करना है। तो ये जो पॉइंट मिलेगा ये होगा मिड पॉइंट। अब इस मिड पॉइंट से मैं अपोजिट वर्टेक्स को मिला दूंगा, ये वाला वर्टेक्स, ये बन गया मीडियन। ठीक है, अब अल्टीट्यूड भी ड्रॉ करना है और देखना है कि दोनों सेम है कि नहीं है। अल्टीट्यूड ड्रॉ करने का तरीका मैं उसमें सिखाता हूं, क्लास 9 में सिखाया हुआ है। दोबारा से ए बी सी मैं इसमें सिखा रहा हूं, लेकिन ये दोनों काम एक ही ट्राइंगल में करने हैं। यहाँ पे ज्यादा वो ना हो, कंजस्टेड ना हो, आपको समझ में आ जाए, इसलिए अलग ट्राइंगल लिया है, करना है एक ही ट्राइंगल में। अब अल्टीट्यूड ड्रॉ करना है कहां से, ए से, किस पर, बीसी पर। उसका तरीका क्या है आपको याद होगा, यहां वाले वर्टेक्स से आपने कंपास को यहां रखना है और ऐसे एक आर्क लगाना है, यहां से ऐसे, है ना। फिर इसके बाद ये जो 2 पॉइंट मिल जाएंगे, वहां से 2 इक्वल आर्क, एक आर्क यहां से और एक आर्क यहां से, और इसको इससे मिला देना, ये अल्टीट्यूड हो जाएगा। हाँ, अल्टीट्यूड ऐसे ड्रॉ होता है। तो ये जो अल्टीट्यूड आएगा, ये अल्टीट्यूड और ये मीडियन, दोनों काम एक ही ट्राइंगल में करने हैं, तो सेम आएंगे, लाइन के ऊपर ही लाइन आएगी। इससे वेरीफाई हो जाएगा कि आपने जो अल्टीट्यूड खींचा था और जो मीडियन खींचा वो एक ही लाइन है, और होता भी यही है। तो यहाँ एक्चुअल में एक प्रॉपर्टी कह रही है, प्रॉपर्टी बन जाती है इस एक्टिविटी से, कि किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो आप बेस पे अल्टीट्यूड खींचते हैं और जो मीडियन खींचते हैं वो सेम ही होते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल में, स्केलिन में नहीं। इक्विलेटरल में भी होगा लेकिन आइसोसेलेस में है, ये इस पे प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये आपको एक ही ट्राइंगल में करना है। पहले मिड बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच के मिड पॉइंट ढूंढना है, मिड पॉइंट से ए को मिला देना है, ये हो जाएगा आपका मीडियन। फिर यहीं से, अब मैं इसी काम को इसमें कर देता हूं आपके लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। अब यहां से कंपास यहां रखना है और एक आर्क लगाना है, फिर इस किनारे से एक आर्क लगाना है, उतने ही लेंथ का इस किनारे से आर्क लगाना है, और दोनों एक ही पॉइंट जाएंगे, ऐसे खींच देना, एक ही जगह आ जाएगा। हाँ, निकल जाने दो, बस आप आर्क जहां कट कर रहा है ना ये पॉइंट, उसका हमें यूज करना है खाली। अब नहीं, वो बाहर निकल के छोटा करो ना, अगर वो बाहर निकल जाता है तो अब वो आर्क को छोटा कर लो भाई, बस 2 जगह कट मिलने चाहिए। आर्क को छोटा बड़ा किया जा सकता है, जब आप यहां से इधर लगा रहे हो ना, तो इतना बड़ा मत लगा दो ट्राइंगल के बाहर ही सब हो गया, इतना बड़ा लगाओ कि इस साइड को 2 जगह कट करे। और फिर एक बात का ध्यान रखना, जब यहां से जो ये आर्क की लेंथ होगी उतना ही इधर से यहां लगाना, ये कम ज्यादा मत करना, तब वो जो कट मिलेगा उसको ए से मिलाओगे तो वो परपेंडिकुलर खिंच जाएगा। तो आप देखोगे यार ये तो मीडियन के ठीक ऊपर ही आ रहा है। तो किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल में यही तो प्रॉपर्टी है कि जो मीडियन और जो अल्टीट्यूड है वो सेम हो जाता है अगर उसके बेस पे ड्रॉ करते हैं तो। ठीक है, अब हम 6.2, अब तो बस बिल्कुल आसान, अभी तक तो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, इतना आसान क्वेश्चन अब आ गए हैं पूरी एक्सरसाइज में। लेकिन एक्साइटेड मत होना शोर करने के लिए, क्योंकि जब सवाल आसान आते हैं तो बच्चे एक्साइटमेंट में शोर करने लगते हैं, वो नहीं करना। देखो यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल इन द फॉलोइंग, हमने आपको सिखाया था एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है वो यहाँ यूज करेंगे, उसमें बताया भी था, बस एक जगह क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिख देंगे। जैसे इसको मुझे सॉल्व करना है तो मैं यहाँ लिखूंगा
ये दोनों इंटीरियर एंगल की वैल्यू इसके इक्वल होती है, यही तो बताया था एक्सट्रिंगल प्रॉपर्टी। तो 50 प्लस 70 इज इक्वल टू एक्स, और रीजन लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। तो 120 इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 120 हो गया, इतना आसान। अब देखो यहां भी वही प्रॉपर्टी लग रही है 65, एक बार तो ये रीजन हर जगह लिखना पड़ेगा आपको। 65 प्लस, या तो ये लिख दो या एक और तरीका बता रहा हूं आपको, 65 प्लस, या एक काम करते हैं, दूसरा तरीका बताते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ऐसे सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल ऐसे भी लिख सकते हो। सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। अब सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल ये है 65 प्लस 45, और एक्सटीरियर एंगल में एक्स है तो 110, ये होता है। तो या तो ये लिख देना रीजन में, रीजन तो देना पड़ता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, वही लिखना है आपको। 30 प्लस 40 इज इक्वल टू एक्स, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसीलिए तो पहले प्रॉपर्टी समझाया आपको कि सवाल समझना बिल्कुल आसान हो। 70, एक्स की वैल्यू 70 आ गई। यहां भी देखो एक्सटेंगल प्रॉपर्टी से 60 प्लस 60 इज इक्वल टू एक्स, एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी 120 इज इक्वल टू एक्स। यानी ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर के दोनों अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है, इतनी सी प्रॉपर्टी है। 50 प्लस 50 इज इक्वल टू एक्स, एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी 100 इज इक्वल टू एक्स। यहां 90 आएगा। 30 प्लस 60 इज इक्वल टू एक्स। आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लिख दो, या आप लिख सकते हो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, दोनों में से कोई भी। 90 इज इक्वल टू एक्स। बोलो है आसान? अब देखो प्रॉपर्टी यहां भी वही है, बस कैलकुलेशन चेंज हो गया। लीनियर इक्वेशन तो कर रखी है आपने, तो क्या फर्क पड़ता है, वैल्यू प्रॉपर्टी वही रहेगी। इन दोनों का सम इसके इक्वल दिखा दो। 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 115, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है और इसकी वैल्यू इंटीरियर के अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होती है। तो इस यहां रीजन लिख देना एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। तो x, ये 50 को उधर जाएगा माइनस का होगा। लीनियर इक्वेशन कर चुके हो आप चैप्टर, इसीलिए ये आसान लगेगा आपको अब। तो x इज इक्वल टू 115 माइनस 50, 5 और 11 में 6 गया 5, 5 गया 6, 65। कितना आसान है। यहां भी वही, ये जो इंटीरियर एंगल का सम है इक्वल टू होगा एक्सटीरियर एंगल के। रीजन लिख देना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसमें कंजूसी नहीं करनी है, तो प्रॉपर्टी आपको लिखनी पड़ेगी। तो x इज इक्वल टू 100 माइनस 70, x इज इक्वल टू 30। एक ही प्रॉपर्टी से पहला क्वेश्चन भी हो गया और दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। सब में यही है, ये जो सिंबल होता है 90 डिग्री का होता है। तो 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 125, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो x इज इक्वल टू 125 माइनस 90, x इज इक्वल टू 5 और ये 3, 35। और ऐसे इसमें 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू 120, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो x इज इक्वल टू 120 माइनस 60, x इज इक्वल टू 60। देखो बच्चों, मैथ की एक खास बात है,
समझ में तो आ जाती है अगर अच्छे समझा रहा है सामने वाला बंदा, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं किया हो तो उतनी जल्दी निकल भी जाती है। तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस से ही आता है, सिर्फ समझने से काम नहीं चलता है, प्रैक्टिस करोगे तो पक्का होगा, ठीक है ना। तो मैथ्स विदाउट प्रैक्टिस नहीं आएगा, प्रैक्टिस जरूर करना है समझने के बाद। तो बच्चों अब हमारे पास में ये जो इसमें फिगर है, इसमें वही लग रहा है जो अभी हम लगाते आए हैं, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, है ना। तो इन दोनों का 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू 80। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी कहते हैं इसे हम, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये आ गया 50 का। यहां पर 30 प्लस एक्स, ओ सॉरी 35 प्लस एक्स इज इक्वल टू 75। एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी, एक्स इज इक्वल टू 75 माइनस 35, 40 एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। अब हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 आ गई बच्चों। यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल यूज कर लेंगे। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, इसे कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो मैं अभी देखो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, इसको शॉर्ट में मैं यूज करूंगा एएसपी ऑफ ट्राइंगल, एएसपी ऑफ ट्राइंगल, है ना आगे क्वेश्चंस में, इसलिए आपको पता रहना चाहिए एएसपी का मतलब है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये शॉर्ट में टाइम बचाने के लिए। तो यहां पर हम एएसपी यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो 50 प्लस 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक ही रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तो 180 माइनस ये दोनों का सम 110 होगा, तो 110 माइनस में हो जाएगा तो 70। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, यहां भी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ये 90, ये x, ये 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस इन दोनों का सम 120, इधर आके माइनस का होगा, तो x इज इक्वल टू 60। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, x इज इक्वल टू 60। यहां सब में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लग रहा है बच्चों। 30 प्लस 110 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आपको लिखना पड़ेगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो ये 140 हो गया, x इज इक्वल टू 180 माइनस 140 दैट गिव्स यू 40 माइनस करके। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल इधर भी 50 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 50, 130 और x 2 से डिवाइड करेंगे तो 65, तो x की वैल्यू 65। लीनियर इक्वेशन आपने कर लिया है ना, इसलिए और भी आसान लगेगा, x प्लस एक्स 2x होता है। यहाँ पे तीनों एंगल x x x के एंगल सम प्रॉपर्टीज तीनों का सम 180 होगा, x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लिख देंगे यहाँ पर, तो 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 3, तो x इज इक्वल टू 60 डिग्री। और ये 90 का है, और 90 प्लस x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 दैट गिव्स यू 90, और 3 से डिवाइड करेंगे 30, x इज इक्वल टू 30। तो x वैल्यू 30 आई, तो ये 30 और ये 60 और ये 90, ठीक है। अब यहां पर दोनों प्रॉपर्टी का यूज होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल भी, क्योंकि देखो एंगल सम एक्सटीरियर एंगल से ये वाला आ जाएगा, देखो 50 प्लस एक्स 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 120, ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हो गई। एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी, तो x इज इक्वल टू 120 माइनस 50, तो x इज इक्वल टू 70। अब
अब ये 70 आ गया तो y निकालना है, तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा देंगे, क्योंकि दो एंगल आ गया, तीसरा तो मिल ही जाएगा। तो 70 प्लस 50 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल यहां लिखेंगे, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो y इज इक्वल टू 60 डिग्री का आ गया ना। तो दोनों प्रॉपर्टी लगे अभी तक हमने जो सीखा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल भी और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी। इसके बाद इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल लग रही है भाई, ये y इक्वल टू होगा 80 डिग्री। वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं ना, पिछले चैप्टर आपने किया था लाइन एंगल्स में, तो ये जैसे क्रॉस में एंगल बनते हैं ना, तो ये एंगल इसके इक्वल होता है ना। तो ये आ गया। अब इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लग जाएगा, क्योंकि तीन एंगल में से अगर दो एंगल मालूम है तो तीसरा निकल जाता है। तो 50 प्लस y की वैल्यू 80 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 130, तो x इज इक्वल टू 50 डिग्री का है ना। तो दो प्रॉपर्टी लगी है, एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी लगी है, तो y 80 हो गया, और फिर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा तो x आ गया 50। तो y की वैल्यू यूज कर लेंगे जब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो यहां पे भी दो रहेंगी, एक तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से x आ जाएगा और एंगल सम प्रॉपर्टी से y आ जाएगा। दो प्रॉपर्टी एक साथ। देखो यहां जो एक्सटीरियर एंगल x है और ये इक्वल होता है इंटीरियर के अपोजिट एंगल के सम के, तो x इज इक्वल टू 110 आ जाएगा। एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी और एंगल सम प्रॉपर्टी अगर हम लगाते हैं तो 50 प्लस 60 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो y इज इक्वल टू 180 और इन दोनों का सम 110, उधर जाके माइनस का हो जाएगा 70। अगर प्रॉपर्टी ठीक से लगा पा रहे हो तो आसान क्वेश्चन है ये बिल्कुल। अब देखो यहाँ x 60 के इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो ये पिछले वाले चैप्टर की प्रॉपर्टी लगी, x इज इक्वल टू 60 वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब x मिल गया, y तो निकालना है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, y प्लस 30 प्लस x की वैल्यू 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो ये y फाइंड करना है, तो 180 माइनस 90, तो y इज इक्वल टू 90 है ना भाई। फिर से देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी यहां लग रही है, y इज इक्वल टू 90 वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, और उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी। y की वैल्यू 90 यूज कर लो, 90 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो 2x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 90 बाई में 2, तो 45। तो यहां जो लगाई है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल से y 90 हो गया और इन तीनों का सम 180 होता है, उससे x निकल गया। इसमें देखो, इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये जो x है तो ये भी उतना ही होगा, इसको मान लो a मान लो, इसे b मान लो, तो यहां पर a x के इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अपनी तरफ से नेमिंग कर दिया आसान बनाने के लिए, तो a इज इक्वल टू x, b इज इक्वल टू भी x और y इज इक्वल टू भी x, और तीनों का एक ही रीजन है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। तो अब देखो ट्राइंगल के तीन एंगल हैं, a प्लस b प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो देखो a की वैल्यू भी x है, रख दो, b की वैल्यू भी x है, रख दो, y की वैल्यू भी x है, रख दो, क्यों तीनों x के इक्वल थे। तो 3x हो जाएगा, 1x 2x 3x है ना, तीनों को प्लस कर 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री।
तो x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 3 और 3 से गया 60 बार में, तो x की वैल्यू 60, यानी हर एक एंगल 60 डिग्री का है क्योंकि सभी तो x के इक्वल है, ईच एंगल 60 डिग्री का है इसमें। अब हमारे पास एक्सरसाइज 6.4 आ गया बच्चों, और इसमें पहला क्वेश्चन है इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्राइंगल विद द फॉलोइंग साइड्स, क्या इन साइड के साथ ट्राइंगल बनाना पॉसिबल है? तो देखो मैं आपको समझाऊं, यहां पर बहुत अच्छे ध्यान समझना। हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि किसी भी ट्राइंगल में एनी टू साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होता है, तो अगर ऐसा हुआ तो ट्राइंगल बनेगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं बनेगा। इसमें पहले वाले में तो बिल्कुल नहीं बनेगा क्योंकि 2 और 3 का सम 5 आ रहा है और तीसरी साइड भी 5 है, तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होना चाहिए दो साइड का सम, है ना, तो इसमें ट्राइंगल नहीं बनेगा। पर एक बार में ये पहली बार में गलत हो गया तो हमने आगे नहीं चेक किया, लेकिन अगर पहली बार में सही जाएगा 2 बार 3 बार चेक करेंगे। बताता हूं कैसे, देखो जैसे 3 + 6 जो होता है, 3 + 6 9 हो रहा है, दूसरे वाले चेक कर रहे हैं 3 + 6 ग्रेटर देन 7 है कि नहीं, तीसरी साइड तो 7 ही है ना। अब एक चेक कर लिया, अब इस पे यस मत बोल देना, एक बार और चेक करना है। 3 + 6 किया था, इस बार 3 + 7 कर दो, 3 + 7 ग्रेटर देन 6, मतलब अगर ये दोनों साइड अगर आप लेते हो, अगर आप ये दोनों साइड लेते हो 3 + 7 तो ग्रेटर देन 6 होगा, है ना। उसके बाद अगली ये साइड ले लो 6 + 7 ग्रेटर देन 3, तो तीनों में ट्रू आ रहा है। सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड होना चाहिए, तो कोई भी टू साइड होनी चाहिए, ये नहीं कि आपने पहली बार में देखो यार ज्यादा आ रहा है तो हो गया, तो मैंने तीनों तरह से प्लस करके देखना है। इन दोनों का सम इससे बड़ा आना चाहिए, इन दोनों का सम इससे बड़ा आना चाहिए, इन दोनों का सम इससे बड़ा आना चाहिए, तो आ रहा है ना बिल्कुल। देखो 3 और 6 9, 7 से बड़ा, 3 + 7 10, 6 से बड़ा, 6 + 7 13, 3 से बड़ा। तो किसी 3 तरह से प्लस करके देखोगे, अरे फॉल्स के लिए तो एक ही काफी है। मैंने पहले वाले में 3 तरह से क्यों नहीं प्लस कर देखा, क्योंकि एक ही बार में गलत हो गया, बाकी दो सही भी हो जाए तो भी सही नहीं माना जाएगा ट्राइंगल, तब भी ट्राइंगल नहीं बनेगा, है ना। देखो जैसे पहले वाले में मैंने 2 + 3 = 5 आ गया, और अब आगे मैं अगर करता 2 + 5 ग्रेटर देन 3, हाँ होता, 3 + 5 ग्रेटर देन 2 होता, पर एक तो गलत है ना, एक गलत है तो नहीं बनेगा ट्राइंगल। तीनों तरह से दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, यानी कोई भी टू साइड को सम करे तो थर्ड साइड से बड़ी आए, तब ट्राइंगल पॉसिबल है। इसका ये कॉन्सेप्ट है, पक्का अच्छे से कर लेना। इसमें नहीं हो रहा, साफ दिख रहा है, क्यों गलत वाला ढूंढ लो। 3 + 2 का सम 5 है और 6 से छोटा हो रहा है। ऐसे तो देखो 6 + 3 9 आ रहा है, 2 से बड़ा आ रहा है, 6 + 2 8 आ रहा है, 3 से बड़ा आ रहा है, लेकिन तीसरी जगह तो गलत हो रहा है ना, तो गलत वाला ही दिखा दो। 3 + 2 ग्रेटर देन 6 होना चाहिए पर नहीं है, कट कर दो। 3 + 2 5 हो रहा है ना, 6 से बड़ा थोड़ी ना हुआ, तो दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा नहीं आ रहा तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो ये पहले वाले में ट्राइंगल नहीं बनेगा, दूसरे में बनेगा और तीसरे में भी नहीं बनेगा। अब मैं बाकी 3 नहीं दिखा रहा आपको प्लस करके, बाकी दो, क्योंकि बाकी दो में तो ग्रेटर आ ही रहा है। अब ये देखो ना बाकी दो कौन सा है, 6 + 3 ग्रेटर देन 2, हाँ है, यस, और 3 + 2 सॉरी 6 + 2 ग्रेटर देन 3, हाँ है, पर एक जगह नहीं है ग्रेटर देन। अब एक जगह नहीं है तो ट्राइंगल नहीं बनेगा, क्योंकि तीनों तरफ से होना चाहिए ग्रेटर देन। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, किसी भी ट्राइंगल को बनने के लिए जो एनी टू साइड का सम ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड आएगा तभी बनेगा। अब यहाँ पे प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है, मतलब देखते हैं उसी कॉन्सेप्ट बेस्ड है। टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल PQR इज, अब ओ अंदर एक पॉइंट ले लिया ये रहा, और इसमें अब कह रहा है कि OP + OQ, OP ये मिला दिया और OQ ये मिला दिया, ग्रेटर, और एक मैं इसे भी मिला ही देता हूँ ना, OR भी मिला देता हूँ, फिर चेक करते हैं। देखो बेटा OP + OQ, OP ये है, OQ, इन दोनों का सम ग्रेटर देन PQ, हाँ होगा, क्योंकि ट्राइंगल में दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होता ही है। ये ट्राइंगल बन रहा है OPQ, तो इसमें OP + OQ लिखा हुआ है ग्रेटर देन PQ, तो हाँ ट्रू है, यस।
रीजन लिख देंगे, इन एनी ट्राइंगल सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो हो रहा है ना थर्ड साइड के ग्रेटर ये, तो ये पॉसिबल है। दूसरा, ओ क्यू प्लस ओ आर, ओ क्यू प्लस ओ आर ग्रेटर देन क्यू आर, हाँ ये भी पॉसिबल है, ट्रू है, क्योंकि ये इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इसमें इन दोनों का सम इससे बड़ा होगा, है ना, एनी टू साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा ही होता है, ये तो प्रॉपर्टी है। और तीसरा, ओ आर प्लस ओपी, ओ आर ये है, ओपी ये है, इनका सम ग्रेटर देन आरपी, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। सब में एक ही रीजन लिखना है, लिख देता हूं, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये तीनों प्रॉपर्टी से ट्रू हो गए, इसी मतलब ये तीनों पार्ट इसी एक प्रॉपर्टी से ट्रू हो रहे हैं, क्योंकि आप जब जो ट्राइंगल जो बन रहे हैं उसमें दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा ही आना है, इसलिए तीनों बातें ट्रू है और प्रॉपर्टी ये हो गई, सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, नेक्स्ट, यहां पे बच्चों क्वेश्चन में बोला हुआ है ए एम इज मीडियन। ठीक है, मीडियन को पता है ना आपको, बीच में जाके बीसी के मिड पॉइंट से अगर हम वर्टेक्स को मिलाते हैं तो मीडियन बनता है, वो प्रॉपर्टी थी कॉन्सेप्ट में। अब हमें प्रूफ करना है इज मतलब क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन 2am होगा, ऐसा हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो हमें वही वाली प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, कौन सी, किसी भी ट्राइंगल में दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होता है। तो दो ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है और दूसरा ये ट्राइंगल है, इसमें हम ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, ये बिल्कुल अलग तरह का, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, ये चेक करना है कि ये ट्रू है या नहीं है। दिखाता हूं मैं आपको, सबसे पहले मैं ट्राइंगल लेता हूं ए एम बी, इन ट्राइंगल ए एम बी, देखो रीजन वही लिखूंगा, पहले हम यहां दिखा देते हैं, देखो यहां पर यहां राइट में ए एम है ना, तो ए बी प्लस बी एम, ए बी प्लस बी एम ग्रेटर देन ए एम होगा, क्योंकि दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होता है ना। और फिर दूसरे उस तरफ वाले ट्राइंगल में, यहां पे मैं रीजन यहां लिख देता हूं उसे उठा के, इन ट्राइंगल दिस, और दूसरी तरफ में ए सी प्लस सी एम, ए सी प्लस सी एम ग्रेटर देन होगा ए एम के, इन ट्राइंगल ए सी एम, इन ट्राइंगल ए सी एम। ठीक है भाई, इसमें हमने प्रॉपर्टी लगा दी, सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड वाली। अब देखो जो प्रूफ करना है ना, उसके हिसाब से इन दोनों इक्वेशन को प्लस करो, लेफ्ट वाला लेफ्ट में प्लस होगा, राइट वाला राइट में प्लस होगा, तो ए बी प्लस ये ए सी लिख दो, और ये बी एम प्लस सी एम, और ये ग्रेटर देन का साइन लगा दो, ए एम प्लस ए एम। भाई ऐसे प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आप अपनी लाइफ में पहली बार कर रहे हो, ऐसे प्रूफ करने वाले क्वेश्चन अभी तक 6th में नहीं आए थे और 7th में भी अभी तक नहीं आए थे। ये प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा आपको ऑड लगेगा, थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन आदत बन जाएगी जब एक दो बार देखोगे तो। देखो ए बी को ए बी रहने दो, ए सी को ए सी रहने दो, पर बी एम और सी एम को अगर प्लस करोगे तो फिगर में देखना, बी एम और सी एम को प्लस करके बी सी बन जाता है फिगर में, तो ये बी एम और सी एम का प्लस लिख देंगे आप बी सी, और ग्रेटर देन ए एम और ए एम 2am, तो ये तो प्रूफ हो गया, इसका मतलब वो यस है, प्रूफ हो गया। यही तो पूछा था आपको, इज मतलब यस, हाँ ये बात सही है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का सम ग्रेटर देन 2am होगा, तो ये प्रूफ किया हुआ है। थोड़ा सा इसमें जो प्रॉपर्टी लगी है वही है, सम ऑफ एनी टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड वाली प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल, ठीक है ना।
सम ऑफ टू साइड, ये देखो ना, सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड, सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड, फिर दोनों को प्लस कर दिया है। तो थोड़ा और लगेगा क्योंकि पहली बार आप ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी ये और भी और लगने वाला है क्योंकि ये भी ऐसे ही प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। देखो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है और चेक करना है क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी ग्रेटर होगा ए सी प्लस बी डी के, क्या ऐसा होगा, ये चेक करना है। तो देखो यहां पर जो फिगर दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल, यहां एक पॉइंट ले लेते हैं ओ, मान लो ये सब ओ पे कट कर रहे हैं, तो हमें देखना है ए बी ये वाली साइड है, बी सी डी और ए डी, इनका जो सम है वो बड़ा होगा ए सी और बी डी के सम से। तो यहां भी वही प्रॉपर्टी लगनी है, सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, चेक करके प्रूव करना है। तो आप देखो यहां पर ए बी प्लस बी सी का सम ए सी से बड़ा होगा नहीं होगा, होगा भाई, ये ट्रायंगल बन रहा है ना, देखो यहां पर ये ओ हटा दो, ए की जरूरत नहीं है, ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी, क्योंकि एक ट्रायंगल बन रहा है यहां पर ऐसे ऐसे, तो इन दोनों का सम इससे बड़ा ही होगा, ये तो प्रॉपर्टी कर रहे हैं हम लोग। तो मैं प्रूफ कर रहा हूं इसे, ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी, ट्राइंगल एबीसी देख सकते हो, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी। आगे देखो, अब फिर से बीसी प्लस सी डी, बीसी प्लस सी डी ग्रेटर देन बी डी, इन ट्राइंगल, मैं नाम लिख दे रहा हूं ताकि आप पहचान सको, बीसीडी। अब इधर सी डी प्लस ए डी ग्रेटर देन होगा, सी डी प्लस ए डी ए सी ग्रेटर देन ए सी, इसमें ट्राइंगल होगा इन ट्राइंगल सी डी ए या ए डी सी, एक ही बात है, ए डी सी लिख दो, सी डी ए लिख दो। और चौथा ए डी और ए बी, ए डी प्लस ए बी ग्रेटर देन होगा बी डी के, इन ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है भाई, यही मतलब 4 बार यूज किया है पर करा वही है, अलग अलग, पहले इस वाले ट्राइंगल में देखा, फिर इस वाले ट्राइंगल में, फिर इस वाले ट्राइंगल में, फिर इस वाले ट्राइंगल में। तो सब में दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा ही आना है। अब क्या करना है, देखो ट्रिक, प्लस करना है। देखो यहाँ इस लेफ्ट वाले जैसे पिछले वाले में प्लस किया था, लेफ्ट वाली साइड को लेफ्ट में प्लस करेंगे, राइट वाली साइड को राइट में प्लस करेंगे। लेकिन जैसे एक जैसे है ए बी और ए बी, 2 बार ए बी आ रहा है तो इसे 2 ए बी लिख दो, बी सी और बी सी 2 बार बी सी हो रहा है, 2 बी सी लिख दो, सी डी और सी डी 2 सी डी, ए डी और ए डी 2 ए डी, ग्रेटर देन का साइन लगा दो, ए सी भी 2 बार है, बी डी भी 2 बार है, तो 2 ए सी और 2 बी डी, 2 कॉमन ले लो सबसे, इसमें से लेफ्ट से, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी और ग्रेटर देन, इधर भी 2 कॉमन ले लो, ए सी प्लस बी डी, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो हो गया प्रूफ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी, यही प्रूफ करना था। थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा क्योंकि आपने ऐसे क्वेश्चन करे ही नहीं है पहली बार। देखिए बच्चों, यहां पर भी देखो ये 3 ही क्वेश्चन है यार, क्यों घबराते हो, 3 ही तो क्वेश्चन प्रूफ करने वाले हैं, उसके बाद फिर सब नॉर्मल आ जाएंगे। अब भाई जो नए क्वेश्चन आएंगे ना सिखाऊं तो वो भी गलत है, अब कठिन समझ के नया समझ के नहीं सिखाऊं तो ये भी तो कोई अच्छी बात नहीं है, और ना आप सीखो ये भी कोई आप लोग कायर थोड़ा ना हो, आप लोग तो बहादुर बच्चे हैं ना, ब्रेव बॉयज ब्रेव गर्ल्स है ना, तो डर जाएंगे कैसे क्वेश्चनों से। देखिए बच्चों, क्वाइट प्लीज, अब इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी
चेक करना है क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, देखो उस वाले क्वेश्चन का उल्टा हो गया, लेस देन 2ac प्लस बी डी हो गया। खैर उसमें 2 भी नहीं था, इसमें 2 भी है और लेस देन साइन हो गया। अब ये है वही प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी वही रहेगी। यहां पे बीच में पॉइंट ले लो आप। अब मैं इसमें ना छोटे छोटे ट्राइंगल यूज करूंगा। ट्राइंगल तो छोटे हो या बड़े हो, दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा ही होता है, यानी थर्ड साइड हमेशा दो साइड के सम से छोटी होती है ना। तो देखो अब मैं यहां पे क्या करूंगा, ए बी को लेस देन दिखाना है, ठीक है। देखो यहां पर ना ये वाला ओ ए प्लस ओ बी का सम लेस देन होगा ए बी के, लेस देन होगा ए बी के, सॉरी ग्रेटर देन ए बी का, माफ करेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं इस तरह से, इसको लेस देन के हिसाब से लिखेंगे तो ए बी की वैल्यू लेस देन होगी ओ ए प्लस ओ बी के, अरे ओ मिटा दिया यहां पे, ओ लिख दो, ओ ए और ओ बी का सम ग्रेटर देन ए बी के होगा। लेकिन मैंने लेस इसलिए लिखा है कि जैसे प्रूव करना है उस हिसाब से देख रहा हूं मैं, क्योंकि लेस वाला साइन ए बी की तरफ है ना, तो ए बी को लेस देन दिखा दिया। बात वही है, ओ ए प्लस ओ बी ग्रेटर देन ए बी, इस तरफ से पढ़ लो तो ऐसे लगेगा आपको सही। ये कौन सा ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए ओ बी। ये जानबूझ के ट्राइंगल का नाम लिख रहा हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो कि कौन से ट्राइंगल में बोल रहे हैं। अब ऐसे ही सब में करना है, 4 बार करना है, ऐसे ही कंफ्यूज मत होना। अब देखो ओ बी और ओ सी ग्रेटर देन होगा बी सी के, तो इसको हम इस तरह से लिख दें, बी सी लेस देन ओ बी प्लस ओ सी। और ये ट्राइंगल है आपका इन ट्राइंगल ओ बी सी। फिर ऊपर वाले में आ जाओ, इस वाले ट्राइंगल में, तो सी डी लेस देन होगा किसके, ओ सी प्लस ओ डी के, ओ सी प्लस ओ डी के, इन ट्राइंगल ओ डी सी, ओ सी डी। फिर इस वाले चौथे वाले ट्राइंगल में आ जाओ, तो ए डी लेस देन होगा ओ डी प्लस ओ ए के, ओ ए प्लस ओ डी के, और ट्राइंगल है इन ट्राइंगल ओ ए डी। ठीक है, ये हो गया। एक ही प्रॉपर्टी लगाई है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ट्रिक इसलिए लगाया लेस देन का ताकि आपको प्रूफ करना आसान लगे, नहीं घुमा फिरा के इतना लंबा समझाएंगे कि दिमाग खराब हो जाएगा, इसलिए एकदम सीधा सीधा समझा रहे हैं पहले से ही। अब इन सबको प्लस करना है, दिख नहीं रहे प्लस होते हुए, तो लेफ्ट वाले सारे प्लस होंगे, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी लेस देन, देखो अब यहां रिपीट हो रहे हैं तो उनको प्लस कर देंगे, ओ ए यानी 2 ओ ए। अब ओ ए के साथ प्लस होना है ओसी को, क्यों, तभी तो एसी बनेगा, इसलिए ओसी वाला साथ में लिखेंगे, ओसी और ओसी यानी 2 ओसी, ओबी और ओबी 2 ओबी, और ओबी के साथ ओडी प्लस होना है, तो ये रहा ओडी और ये रहा ओडी 2 ओडी। अब इन दोनों से 2 कॉमन ले लो, अगर ये एज इट इज लिखा रहने दो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी लेस देन 2, यहां से कॉमन लिया आपने तो ओ ए प्लस ओ सी, 2 यहां से भी कॉमन ले लो, ओ बी प्लस ओ डी, ओ ए और ओ सी को प्लस करोगे तो ए सी बन जाएगा फिगर से, तो 2 कॉमन ले लो यहां से, ये ए सी बन गया और ये 2 बाहर कॉमन ले, और ओ बी और ओ डी को प्लस करेंगे तो बी डी बन जाएगा। ये देखो, ये इसमें लेफ्ट में कुछ नहीं करना है, बस वही वापस लिख देना है जो पहले ऊपर लिखा हुआ है, ये ऐसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, ओ सॉरी इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, लेस देन ही चल रहा था तो लेस देन ही रहेगा, इज इक्वल टू थोड़ी ना हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल वे में कराया है, जो प्रॉपर्टी यूज की है वो फिर से वही प्रॉपर्टी है, सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये वाली प्रॉपर्टी इसमें यूज हुई है प्रूफ करने में। ठीक है, और ट्राइंगल का नाम देखो मैंने दे रखे हैं इसीलिए कि आप उस ट्राइंगल में, आपको उस ट्राइंगल में घुस के देखना पड़ेगा,
यानी इस क्वेश्चन में आपको फिगर में जाना पड़ेगा। फिगर में देखो आप, जैसे पहले वाला ट्रायंगल OAB में आ जाओ, तो इन दोनों का सम इससे बड़ा होगा, हाँ होगा, वो लिख दिया है। AB लेस देन OA प्लस OB, डिट्टो यही किया हुआ है, ठीक है। अब लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल दे रखा है बच्चों, एक क्वेश्चन 6 है, इसमें दो ट्राइंगल की लेंथ दे रखी है 12 और 15। बिटवीन व्हाट टू मेजर शुड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, तो थर्ड साइड कहां होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, तो आपको बताया था कॉन्सेप्ट में, जो थर्ड साइड होगी, थर्ड साइड की वैल्यू इन दोनों के सम से तो लेस होगी, लेस देन 12 प्लस 15, बट ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ देम, इनके डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए और इनके सम से छोटी होनी चाहिए। यानी जो थर्ड साइड होगी वो 3 से तो बड़ी होगी, लेकिन 27 से छोटी होगी। थर्ड साइड ट्राइंगल की जो आएगी वो 27 से छोटी रहनी चाहिए, 27 से कम कुछ भी, लेकिन 3 से बड़ी होनी चाहिए, 3.5 भी हो सकती है। 3 से 27 के बीच का जो भी नंबर है उस वैल्यू का थर्ड साइड हो सकता है। तो यहां भी वही प्रॉपर्टी यूज हुई है कि किसी ट्राइंगल में दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होता है, तो यहां पर थर्ड साइड दोनों साइड से छोटी होगी ना, कि दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होता है, तो थर्ड साइड निकलेगी किसमें, 3 और 27 के बीच का कोई भी नंबर, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6, 7, 8, 26 तक चले जाओ, 26.9 तक चले जाओ, 27 से छोटा रखो और 3 से बड़ा रखो, तो ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। तो थर्ड साइड लाई करती है 3 और 27 के बीच में, उसकी लेंथ जो लाई करती है। अब हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज आ गई है बच्चों, इसमें आपके पास में PQR, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा आपको, ये एक्सरसाइज पाइथागोरस थ्योरम को पक्का करेगी, आपके पाइथागोरस थ्योरम को अभी रिवाइज करवा देता हूं, कोई इशू नहीं है। ट्राइंगल PQR इज ट्राइंगल राइट एंगल एट P, यानी राइट एंगल ट्राइंगल है, पहले राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, यहां पे नाम है PQR, P 90 डिग्री का है, तो ये इसका नाम P दे दो, ये P है। अब QR, Q इसे ले लो और R इसे ले लो। अब इसमें जो गिवन है PQ 10 है, ठीक है, PR 24 है, ठीक है, और QR फाइंड करना है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है। क्या है पाइथागोरस थ्योरम, उसमें बताया था ना कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ये बताया था। तो इसका मतलब है QR का स्क्वायर इक्वल होगा PQ के स्क्वायर प्लस PR के स्क्वायर के, ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो QR कितना है वो तो फाइंड करना है, PQ कितना है 10 का स्क्वायर, PR कितना है 24 का स्क्वायर। ये 10 का स्क्वायर जो लिखा हुआ है ना, इसे 10 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 10 पढ़ते हैं, तो इसका मतलब 10 इंटू 10 100, और 24 का स्क्वायर यानी 24 इंटू 24 576, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 676। अब हमें ये देखना होगा कि यार ये किसका स्क्वायर है, तो 676 किसका स्क्वायर है, 26 का स्क्वायर है, तो हम यहां लिख देंगे QR स्क्वायर इज इक्वल टू 26 का स्क्वायर, यानी QR आ गया 26, ये QR 26 आया। तो इस क्वेश्चन में ना आपको स्क्वायर, मतलब इस एक्सरसाइज में आपको स्क्वायर याद करने पड़ेंगे, 30 तक के स्क्वायर, 30 तक के स्क्वायर। मैं आपको बता देता हूं 30 तक के स्क्वायर कौन कौन से हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 यानी 3 इंटू 3 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, मतलब 15 इंटू 15 मतलब 225,
16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576 और 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841 और लास्ट 30 का स्क्वायर 900। ये स्क्वायर आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि अभी 8th क्लास में है ना, ये स्क्वायर वाला चैप्टर है, तो 8th क्लास में तो आपको वैसे ही आ जाएगा, पर अभी आपकी हेल्प के लिए मैंने बता दिया कि ऐसे ये स्क्वायर काम आएंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। नहीं मत याद करो, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा, टेंशन मत लो। चलिए अब नेक्स्ट, इन एबीसी जो ट्राइंगल राइट एंगल एट सी, देखो एबीसी एक ट्राइंगल है, सी पर राइट एंगल यानी 90 डिग्री से बनाना। अब एबीसी, ए बी सी, ठीक है, और इसमें ए सी 90 डिग्री का, ए और बी ये नाम दे दिया। अब ए बी 25 है, ए सी 7 है और बी सी फाइंड करना है, ये क्वेश्चन मार्क है। फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम लगेगा बाई पीजीटी, पीजीटी में शॉर्ट में हम पाइथागोरस थ्योरम को बोल देते हैं। तो ए बी का स्क्वायर 90 डिग्री के सामने वाली साइड कुछ भी हो उसी का स्क्वायर होगा, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल होता है ए सी स्क्वायर प्लस ये वाली साइड बी सी स्क्वायर। ए बी 25 है, ए सी 7 है और बी सी फाइंड करना है। तो इसका मैंने अभी पीछे बताया था 625 होता है स्क्वायर, इसका 49 होता है और प्लस बी सी स्क्वायर, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा 49, तो बी सी स्क्वायर, तो ये 576 आया बी सी स्क्वायर। तो 576 मैंने अभी पीछे बताया था, ये रहा 24 का स्क्वायर होता है, तो हम 24 यहां लिख देंगे, 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर बी सी स्क्वायर, तो बी सी की वैल्यू 24 आ गई, यानी इसकी जो थर्ड साइड बी सी है वो 24 सेंटीमीटर की है। ऐसे तो कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, 2-4 वैल्यू याद करनी है, वो सारी नहीं याद करनी तक, वो बता दी मैंने थर्ड, ज्यादातर इजीली आपको आ जाएंगे। नहीं आया तो प्राइम फैक्टर कर सकते हो आप, प्राइम फैक्टर में पेयर बनाने पड़ते हैं, वो बाद में बताएंगे। और ज्यादा मन है ना तो क्लास 8th अभी जो नई प्लेलिस्ट है क्लास 8th की, उसमें चैप्टर 5 6 क्यूब, हाँ 5 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट का चैप्टर है, उसमें मैंने समझा रखा है, वो पूरा चैप्टर देख लो क्लास 8th का, ये स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट खत्म। एज यू विश, आपकी इच्छा। नेक्स्ट देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन में 15 मीटर लॉन्ग लैडर, एक सीढ़ी है जो 15 मीटर लंबी है और विंडो तक जा रही है जो कि हाइट 12 मीटर है, ग्राउंड पर दीवार पे ऐसे लगी हुई है एट ए डिस्टेंस ए, और ये डिस्टेंस दीवार से जहां पे सीढ़ी लगी हुई है उसका डिस्टेंस ए मीटर है, ए दिया हुआ है, तो आपको ये ए फाइंड करना है। फिर से इसमें पाइथागोरस थ्योरम ही लगना है। ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है बच्चों, इस तरह से नाम दे दो, जैसे ए बी सी, एक ही तरह के सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, देख लो। इन ट्राइंगल एबीसी बाई पीजीटी, पी फॉर पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रॉपर्टी भी कह देते हैं पीजीपी में। तो ये वाला सबसे बड़ी वाली साइड 90 डिग्री सामने साइड एसी है, एसी का स्क्वायर इक्वल होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब एसी है यहां पर 15 का स्क्वायर, ए बी 12 और बी सी ए, तो इसका स्क्वायर 225 होगा और 144 12 का स्क्वायर है और ए स्क्वायर, इधर लाके माइनस करो, 225 माइनस 144 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। 5 में से 4 गया 1 और 12 में से 4 गया 8, 81 आया। 81 9 का स्क्वायर होता है, तो ए का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, यानी ए की वैल्यू 9 आ गई, तो 9 मीटर हो गया उस सीढ़ी का डिस्टेंस दीवार से, ए की वैल्यू 9 है।
तो इतना मुश्किल थोड़ी ना है, वो तो मैंने जानबूझ के आपको सारे स्क्वायर बता दिए। 2-4 स्क्वायर याद करने हैं, 30 तक के स्क्वायर वो ऐसी प्रैक्टिस से आपको आ जाएंगे भाई। 10 तक तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। 8 8 64, 9 9 81, 10 10 100, बट 10 से आगे तो याद करने पड़ेंगे स्क्वायर। 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, वो सब करना पड़ेगा यार। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन द साइड कैन बी द साइड ऑफ, मतलब यहाँ पे देखो 3 साइड दे रखी है एक ट्राइंगल की, और हमें बताना है कि क्या ये किसी राइट ट्राइंगल की साइड हो सकती है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगना चाहिए जो पीछे किया है, यानी जो सबसे बड़ी वाली साइड है अगर उसका स्क्वायर करो और बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का सम करो, इक्वल आए तो लगेगा और नहीं तो नहीं लगेगा। सबसे बड़ी साइड इसमें 6.5 है, अब 6.5 का स्क्वायर, अब स्क्वायर नहीं आता तो आप ऐसा करो मल्टीप्लाई कर दो, 6.5 इंटू 65, स्क्वायर का मतलब यही होता है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 25 और 42 42.42 आएगा, 42.25। इसका एक ट्रिक होता है, शॉर्ट ट्रिक होता है, अगर 65 को 65 से करना है ना बच्चों, तो 5 5 जो 25 कर दो और इसको एक बढ़ा दो, 7 6 42। ये ट्रिक थी लेकिन उनमें ही काम करती है, जैसे 35 को 35 से करना हो, 25 को 25 से करना हो, 45 को 45 से करना हो, 95 को 95 से करना हो, ये ट्रिक तब काम आती है मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो ये तो 6.5 का स्क्वायर निकाल दिया हमने। अब बाकी दो का स्क्वायर देखो, 2.5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। 2.5 का स्क्वायर 6.25 होगा, देखो ट्रिक, फिर से देखो ट्रिक को, 2.5 और 2.5, 5 5 जो 25 लिख दो और इसे एक बढ़ा दो, 3 2 जा 6 और डेसिमल 2 प्लेस बाद, तो ये आ गया 6.25 और ये 6 का स्क्वायर 36 और दोनों को प्लस करेंगे तो 42.25। अरे ये तो सेम आ रहा है, मतलब दो छोटी वाली साइड के स्क्वायर का सम बड़ी वाली साइड के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, तो इसमें राइट ट्रायंगल की साइड पॉसिबल है, यानी ये राइट ट्रायंगल की साइड बन जाएंगी क्योंकि सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर बाकी दोनों छोटी वाली साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा है। ठीक है, इसके बाद दूसरे वाले में नहीं बनेगी, दिख रहा है मुझे, क्योंकि देखो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 4 8 और बड़ी वाली साइड 5 है, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल नहीं आ रहा, तो ये ट्राइंगल की साइड नहीं बन सकती, राइट एंगल ट्राइंगल की। और तीसरे वाले में सबसे बड़ी साइड 2.5 है, 2.5 का स्क्वायर 6.25 और बाकी 1.5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर 2.25 और 2 का स्क्वायर 4 और प्लस करके 6.25, हाँ ये इक्वल आ रहा है, तो इसमें भी बन जाएंगी। तो इसमें लॉजिक ये याद रखना कि जो सबसे बड़ी वाली साइड है उसका स्क्वायर निकाल लो और बाकी दोनों साइड जो है उनके स्क्वायर का सम निकाल लो, अगर वो इक्वल आया तो तीनों साइड एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड हो सकती हैं, और अगर इक्वल नहीं आया तो नहीं हो सकती हैं। दैट्स ऑल, एक तरह से पाइथागोरस थ्योरम में लगा रहे हैं यहां पर। देखो अगला क्वेश्चन, फिफ्थ, अ ट्री इज ब्रोकन एट ए हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से 5 मीटर की ऊंचाई से एक पेड़ टूट जाता है और इसका टॉप टच करता है ग्राउंड पर एक डिस्टेंस से 12 मीटर की दूरी पर। तो हमें बताना है कि वो जो ओरिजिनल हाइट है पेड़ की वो क्या थी। चलो देखिए, मान लीजिए कि ऐसे एक पेड़ था, ठीक है, और ये ग्राउंड है और पेड़ यहां से टूट गया, जमीन से 5 मीटर के हाइट पे टूट गया यहां से, और ये टूटा हुआ पार्ट यहां आके टच कर रहा है, ऐसे यहां आके जमीन पे टच कर रहा है, तो कुल मिला के एक राइट ट्रायंगल ही तो बना रहे हैं लोग, बन तो राइट ट्रायंगल ही रहा है, यानी फिर से पाइथागोरस थ्योरम में लगेगा। ये 5 मीटर है और देखो टचेस द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द बेस, और सो 12 मीटर फ्रॉम द बेस, यानी ये 12 मीटर दे दिया इन्होंने। एक ट्रायंगल बन गया ए बी सी, ये पूरा पेड़ था, पेड़ 5 मीटर के हाइट से टूट के जमीन पे आके टच होता है, तो जमीन बेस से उसकी डिस्टेंस जहां पे टच हो रहा है वो 12 मीटर है, तो पेड़ की टोटल हाइट कितनी थी, टोटल हाइट के लिए हमें ये वाला निकाल के इसमें प्लस करना पड़ेगा 5, फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, इस बार हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो इन ट्राइंगल एबीसी बाई पीजीटी,
पीजीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रॉपर्टी भी लिख देते हैं कई बार बच्चे। तो ये 90 डिग्री, क्योंकि पेड़ को आप सीधा मानिए हैं तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है वही हाइपोटेन्यूज होती है, तो उसी का स्क्वायर इक्वल होगा बाकी दोनों साइड ए बी प्लस बी सी के स्क्वायर के। अब ए बी कितना है 5, बी सी कितना है 12, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 प्लस करके 169। अब 169 किसका स्क्वायर है 13 का स्क्वायर है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, तो ए सी इज इक्वल टू 13। तो जो टोटल हाइट ऑफ द ट्री हो गई 18, 13 ये और 5 पहले से जो है टोटल हाइट ऑफ द ट्री 5 प्लस 13 18 मीटर ये था। तो ये पूरी एक्सरसाइज पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड है। बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है और इसमें एंगल Q और R दे रखा है, एंगल Q 25 का, एंगल R 65 का, और राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सी बात ट्रू है। पहले हम एंगल P निकाल लेते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से, जो हमने पीछे वाले एक्सरसाइज में इस्तेमाल किया था। तो ये एंगल P प्लस 25 प्लस 65 इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो इन दोनों का सम 90 आ रहा है। एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो एंगल P 90 आ रहा है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तो एक तरह से ये 90 आ गया तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाती है। ये जो QR का स्क्वायर है ये इक्वल होगा PQ स्क्वायर प्लस PR के स्क्वायर के, PQ स्क्वायर प्लस PR के स्क्वायर के। तो कौन सा ट्रू जा रहा है, ये वाला ट्रू जा रहा है, बाकी तो फॉल्स हो जाएंगे ना। QR ही तो हाइपोटेन्यूज है, तो हमने पता कर लिया कि ट्राइंगल कौन सा है, राइट एंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाली साइड का जो स्क्वायर होता है वो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो इस हिसाब से ये वाला ट्रू हो गया, क्योंकि QR तो यही है, देखो ये रहा PQ ये रहा, और RP या PR एक ही बात होती है रही। तो इसमें ये बीच वाला ट्रू हो गया, बाकी सब फॉल्स। तो इसमें सिर्फ यही चेक करना था ट्रू कौन सा है। तो इसके लिए आपने पहले थर्ड एंगल निकाला, एंगल निकलते ही मालूम चल गया यार ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए, है ना भाई, क्लियर कॉन्सेप्ट। इसके बाद देखो बेटा, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ 40 सेंटीमीटर और डायगोनल 41। देखो बेटा एक रेक्टेंगल है, इसमें हम नाम दे देते हैं A B C D, ठीक है, और पेरीमीटर निकालना है, लेंथ 40 है और डायगोनल 41, डायगोनल इसे कहते हैं बेटा, ये जो अपोजिट वर्टेक्स ये डायगोनल 41 है। और हमें इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है, लेकिन पेरीमीटर तभी निकलेगा जब हमारे पास ये ब्रेड्थ होगी AB होगी, क्योंकि पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 2L प्लस B, लेंथ और ब्रेड्थ को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, रेक्टेंगल का पेरीमीटर आ जाता है। लेंथ है पर ब्रेड्थ नहीं है, लेकिन वो निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC बाय PGT, पाइथागोरस थ्योरम से, इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम PGT, AC का स्क्वायर इक्वल होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC तो 41 है और AB है फाइंड करना, BC है 40, 41 का स्क्वायर 1681 होता है। अब ये आप 41 को 41 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो पता चल जाएगा आपको, और इसका स्क्वायर 1600 होता है, फिर ये माइनस में होगा 81 आ जाएगा। 81 जो है वो 9 का स्क्वायर होता है, तो एक तरह से AB उसकी 9 आ गई, AB की लेंथ 9, यानी रेक्टेंगल का ना ब्रेड्थ निकाल लिया, ये सेंटीमीटर में है तो 9 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर निकालना है, अब कौन सा मुश्किल काम है, लेंथ आ गई, ब्रेड्थ तो हो गया काम 2, लेंथ 40 ब्रेड्थ 9,
2 इंटू 49 98 सेंटीमीटर। मतलब ब्रेड्थ को निकालने के लिए पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, ब्रेड्थ आ गया, फिर पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दिया। ये पेरीमीटर रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी। पेरीमीटर का मतलब सबको प्लस करके, ये 40 वैसे भी कर दोगे ना, 40 40 9 और 9, तो 40 40 80 और 9 और 9 18, तो 98 आएगा। ये देखो 98 आ रहा है। पेरीमीटर मतलब बाउंड्री की लंबाई। ठीक है, अब इसके बाद इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए, सबसे धांसू क्वेश्चन। देखिए बच्चों, इसमें क्या क्वेश्चन है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 16 एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। बच्चों रोम्बस है, रोम्बस उसे कहते हैं जिसकी चारों साइड इक्वल होती है और डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। मतलब मैं अगर इसका नाम दूं ए बी सी टी, तो ए ये डायगोनल खींच दिया, दूसरा ये डायगोनल खींच दिया, ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो इसका मतलब ये डायगोनल मान लीजिए छोटा वाला 16 है, तो ये 8 और 8 हो जाएगा, 16 का हाफ 8 और 8, और ये 30 है डायगोनल, तो ये 15 हाफ और 15 हाफ इधर। और हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर के लिए हमें इसकी साइड चाहिए, और साइड निकल जाएगी तो 4 इंटू साइड से पेरीमीटर आ जाएगा, लेकिन साइड निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि ये फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। आप किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल में ध्यान दे दो, बी ओ सी, इसमें ये वाला निकाल लेते हैं, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पेरीमीटर आ जाएगा। तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगेगा इन ट्रायंगल बीओसी, इन ट्रायंगल बीओसी बाई पीजीटी। लेकिन इसमें एक प्रॉपर्टी और लिख देना, मैं लिख देता हूं, वैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल या 90 डिग्री, एक ही बात है। अब इसीलिए वो 15 15 हो गया और 8 8 हो गया, 16 का हाफ। अब इन ट्रायंगल बीओसी, इन ट्रायंगल बीओसी बाई पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम से बीसी का स्क्वायर बराबर ओबी का स्क्वायर प्लस ओसी का स्क्वायर, इन ओबी का और ओसी का स्क्वायर। अब ओबी है 15, ओसी है 8, 225 15 का स्क्वायर होता है, इसका 64 होता है, दोनों को प्लस करके 289, और ये 289 17 का स्क्वायर होता है, तो ये 17 का स्क्वायर हो गया, तो BC इज इक्वल टू 17 आ गया। अब एक साइड 17 आ गई, तो पेरीमीटर निकालने के लिए 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 17, तो 68 सेंटीमीटर। पेरीमीटर रोम्बस आ गया 68 सेंटीमीटर। पहले हमने एक साइड निकाली पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, फिर एक साइड आ गई तो 4 इंटू साइड कर दोगे, क्योंकि चारों साइड इसकी इक्वल होती है रोम्बस की, तो चारों साइड को प्लस कर दो या 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक शानदार चैप्टर कंप्लीट होता है। हैव अ हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक आप अपना विशेष ध्यान रखिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। टेक केयर।